अभी तक हम बायट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में जानते हैं। बायट-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। लेकिन जैसा आपको बताया था कि उसकी इंटीग्रेशन धीरे-धीरे काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती चली जाती है, ठीक वैसे जैसे कूलम्ब्स लॉ की हो जाती हैं। तो उसको यूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में एक और लॉ आता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक वैसा जैसे वहाँ पे गॉस थ्योरम थी, वैसे यहाँ पर भी एक एम्पेयर सेकेंड लॉ नाम से एक लॉ आता है। गॉस थ्योरम में क्या था? गॉस थ्योरम को सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नहीं बताया गया था। गॉस थ्योरम सिर्फ ये बात थी जो कहता था कि फ्लक्स को निकालने के आपके दो तरीके हैं, तीन तरीके, लाइनों गिन लो, या बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर दो, या फिर आप उसको नेट चार्ज जो एनक्लोज करती है वो सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। ये तीनों फ्लक्स के बराबर होते हैं, उसको हम इक्वेट करके बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, अगर दोनों साइड में निकालना जानते हो तो। बताया था आपको तब जब डेरिवेशंस की हुई थी। तो ठीक वैसे ही लॉ ये भी है। एम्पेयर सेकेंड लॉ हमको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर हो, उसके आसपास आप एक इमेजिनरी लाइन ले लो, देखो ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है। वहाँ पे हम चार्ज के आसपास एक इमेजिनरी एरिया लेते थे, एक सरफेस सेलेक्ट करते थे, उस सरफेस के अराउंड इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने एक वायर ली है, उस वायर के अराउंड एक लेंथ ली है, एक लूप लिया है, सिंपल लूप लिया। एरिया इनक्लोज नहीं करता भी एरिया में इनक्लोज करता हो, लेकिन हमको मतलब लूप से है, लाइन से है, एरिया से नहीं है। तो हम एक लूप इसके अराउंड ले लेते हैं। और एम्पेयर ने फिर हमको ये कहा कि भाई अगर आप बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, तो एम्पेयर सेकेंड लॉ में क्या पता चलता है कि अगर हम बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे इस लूप पे, यानी इस लूप पे जहाँ कहीं भी फील्ड है, उस फील्ड को इसके डी एल से मल्टीप्लाई करते हुए, बी डॉट डी एल यानी इसका डॉट प्रोडक्ट, तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो उसको डी एल से मल्टीप्लाई करते हुए अगर सारे एलिमेंट मैं ऐड कर दूंगा इस लूप के ऊपर, सबको ऐड कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो वो किसके इक्वल आएगी? म्यू नॉट इनटू नेट करंट जो एनक्लोज किया हुआ है इस लूप ने, तो वो उसके इक्वल आएगी। यानी यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते हुए उसकी लेंथ के साथ आप जोड़ दो, इंटीग्रेशन कर दो, वो नेट चार्ज जो नेट करंट जो उसने एनक्लोज किया है वो मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट इसके इक्वल होती है। बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा कि हमारा गॉस थ्योरम थी, बस वहाँ पे एरिया इंटीग्रेशन था, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन होता है, लाइन पे इंटीग्रेशन होती है, वहाँ पे एरिया पे इंटीग्रेशन होती है, बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस इसमें है। ठीक, तो जैसा आपको वहाँ भी अगर आपको बताया था, तब अगर यूज़ करना हो गॉस थ्योरम भी, तो वहाँ पर भी हमको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटी सी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल है कैसा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस टाइप की है, क्या एटलीस्ट उनकी डायरेक्शन है वो पता होना चाहिए, वो उस डायरेक्शन में वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उसका अगर हमको छोटा मोटा एक अंदाज़ा मिल जाता है तो उसके बाद फिर हम गॉस थ्योरम को आसानी से यूज़ कर लेते हैं कुछ सिमेट्रिकल चीज़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो वैसा ही केस यहाँ पर भी है। अगर आपको पहले से ही थोड़ा अंदाज़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस करंट कैरिंग वायर के आसपास, यानी कि वो वेरिएशन किस तरह से उसकी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उस टाइप की छोटी मोटी वेरिएशन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं बड़े आराम से अपना डेरिवेशन करने के लिए जो सिमेट्रिकल चीज़ें रहती हैं उस केस में। मतलब ये भी सिमेट्रिकल के लिए ईजी होता है, काम दोनों के लिए करता है, गॉस थ्योरम भी दोनों के लिए काम करता है, लेकिन सिमेट्रिकल में ही इसको हम यूज़ करते हैं 12th तक, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेशन आसान होती है, तभी तो इसको लेकर के आए हम कि थोड़े आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें आ रही है जहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करना ही मुश्किल हो जा रहा है, फिर तो उससे बढ़िया बायट-सैवर्ट्स ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है इससे। इसलिए हम इसको तभी यूज़ करते हैं जहाँ पे सिमेट्री रहती है और एक हमको थोड़ी आसानी वहाँ पर मिल जाती है। क्या आसानी है वो देखना। तो इसको लगाने की 3 कंडीशनें हमको चाहिए होती हैं। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड, 2 कंडीशन सॉरी, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है वहाँ पर, तो फिर ये मेथड इजी रहेगा एज कंपेयर टू बायट-सैवर्ट्स, बहुत इजी रहेगा बायट-सैवर्ट्स से अगर ये हमारी कंडीशनें पूरी हो जाती है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि बी डॉट डी एल में जो थीटा आएगा, क्योंकि बी डी एल को खोलोगे आप, डॉट है ये, तो इसको खोलोगे अगर आप, मतलब ये वेक्टर कहलाएगा, और खोलोगे तो कॉस थीटा आएगा। जो थीटा है अगर उसकी वैल्यू 0 या 90 या 180 हो, यानी एलिमेंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो, तो पहला कंडीशन तो इजी रहेगा। या सेकंड कंडीशन क्या है कि बी जो उस पे है वो कांस्टेंट हो या फिर 0 हो, मतलब बी वेरी ना करती हो, बी की जो वेरिएशन है उस लाइन के ऊपर या तो वो कांस्टेंट हो, वो उस पर वेरी ना कर रही हो,
या फिर क्या हो 0, या एटलीस्ट हमको मालूम हो कि वो वेरी करती कैसे है, मतलब फंक्शन हो हमारे पास उसका कि वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो अगर वो भी हमारे पास रहेगा फंक्शन भी, तो भी हम उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। यानी कि ये मेथड ईजी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करने के लिए एज कम्पेयर टू बायट-सवर्ट्स लॉ। दो कंडीशन में अब इसका एप्लीकेशन देखें तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन 3 है। एप्लीकेशन इसकी 3 है, एक है सोलेनॉइड, एक है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और एक है हमारा टॉरॉयड। एक सोलेनॉइड, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और एक टॉरॉयड। तो ये 3 हमारे पास एप्लीकेशन इसकी हैं, जिनमें से एक तो बोर्ड में आएगी अगर एम्पेयर सेक्टर लाया तो। जैसे क्वेश्चन आपको पहले बताया था, इस तरीके से आता है कि बायट-सवर्ट्स लॉ क्या होता है, और उसके ऊपर आएगी डेरिवेशन हमारी रिंग वाली। अगर बायट-सवर्ट्स आया तो रिंग आएगी, या फिर हमारा आएगा कि एम्पेयर सेक्टर क्या होता है, और उसमें इन तीनों में से कोई एक डेरिवेशन आएगी। यही आना है क्वेश्चन, अगर इन दोनों में से कोई एक आता तो दोनों में से कोई ना कोई आना ही आना है। तो 3 नंबर तो यहाँ से आपके ऑलमोस्ट पक्के हो जाते हैं। अब जो करते हैं इसको डेरिवेशन को, तो सबसे पहले जो मैंने उठाया सोलेनॉइड। तो जैसे आपको कहा कि आपको इसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि फील्ड रहेगी कैसे, ताकि हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकें, आगे इसको यूज़ कर सकें। तो सोलेनॉइड आप जानते हो क्या होता है कि एक स्प्रिंग जैसी चीज़ होती है, लीनियर स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं, जो साइकिल की गद्दी में, पेन के रिफिल में, या उसमें जो आपकी बाइक के पीछे शॉकर होते हैं, पीछे वाला शॉकर जो होता है उसमें यूज़ होता है। तो उस स्प्रिंग के अंदर से अगर करंट पास कर दिया जाए, उस टाइप की शेप की वायर में से अगर करंट पास कर दिया जाए, तो फिर वो सोलेनॉइड कहलाता है। और वो क्या करता है, वो अपने अंदर बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। 10th क्लास का टॉपिक है कि अगर एक स्प्रिंग है, जितना उसने एरिया अंदर एनक्लोज किया हुआ है, उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और उसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं पंखों वंखों में, हर जगह पे लगभग वो सोलेनॉइड का ही यूज़ होता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे वो फोर्स जनरेट हो सके और ये मोटर वगैरह जो है हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि वो सोलेनॉइड होता है स्प्रिंग जैसा, और उसमें से क्या होता है, अगर इन वायर में से करंट पास होगा तो इसके अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, वो फील्ड यूनिफॉर्म होती है। वो फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। और डायरेक्शन क्या होती है उसकी, जो अगर शेप भी आपको याद हो तो वो कुछ कुछ बार मैग्नेट के जैसी होती हैं। यानी इसके बीच में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में ड्रॉ करूँगा तो यूँ जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, सारी की सारी सीधी होंगी और पैरेलल होंगी आपस में, क्योंकि अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है। 10th क्लास में एक MCQ भी था आपका इसी के ऊपर बेस्ड, तो ये वही है कि वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर। क्लियर पॉइंट। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होती है, क्यों होती है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे ये रिंग है, मान लो मेरे पास एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, सिंपल। मान लो मेरा ये हाथ जो फिंगर है, तो इसको मान लेते हैं। तो ये हमारा जो लूप है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें से करंट जो मूव करता है उसकी वजह से आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस है। जैसे रिंग हमने देखा भी है सिंपल कि उसके सेंटर में एक फील्ड आती है। अगर आपको याद हो फील्ड किधर आ रही थी, वो यूँ आ रही थी ना आसपास के। अगर आप फील्ड देखोगे वो ऐसे आएगी, ये भी आपको ऐसे 10th क्लास में था, लेकिन सेंटर पे लाइन पे हमने देखा है एक्सिस पे, तो वहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन जो आ रही थी टुवर्ड सेंटर आ रही है। सेंटर पे उसकी वैल्यू म्यू टाइप ऑन 2r आ रही है, और वो पूरी डेरिवेशन जो हमने कर रखी है इसमें नीचे पावर 3/2 आती है, वो वाली डेरिवेशन से है। डायरेक्शन कहाँ है उसकी, टुवर्ड सेंटर है या फिर अवे फ्रॉम सेंटर है, वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है। तो सेंटर पे जो फील्ड होती है वो स्ट्रेट होती है, तो और सराउंडिंग में क्या होती है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे कर्ल होती चली जाएगी, तो फील्ड कुछ ऐसे वेरी करती है। ये भी 10th क्लास में था आपको अगर याद हो तो, ऐसे कर्ल करती चली जाती है। तो ये एक लूप की वजह से फील्ड की वेरिएशन है, वो कहाँ जाएगी। अगर मान लो ये लूप है तो या तो इसके अंदर जाएगी या इससे बाहर आएगी, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। अब ये तो अकेला लूप हुआ, अगर इसके साइड में आप एक और लूप रख दोगे तो वो भी अपनी फील्ड को इन्फ्लुएंस, इसके साइड फील्ड का इन्फ्लुएंस कर देगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो इसका हिस्सा कर्व होना शुरू हुआ है वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके साइड में एक और लूप आएगा, वो भी इसको इन्फ्लुएंस करेगा और ये थोड़ा और स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब दूर जाकर के। जैसे यहाँ पे बीच में ये ऑलमोस्ट सीधी है, यहाँ जो कर्ल हो रही है ना, फिर यहाँ पे अगर एक और लूप आ गया, इसके ऐसे लूप आ गया तो थोड़ी और सीधी हो जाएगी, थोड़ा और एक लूप आ गया फिर थोड़ी और सीधी हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में स्ट्रेट हो जाती हैं, यानी पैरेलल हो जाती हैं, और उसकी फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सभी मिल करके एक दूसरे की फील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअली ये सारे के सारे एक रिंग जैसे हैं, लेकिन जब इकट्ठे हुए हैं तो ये सोलेनॉइड बन गए हैं, और सोलेनॉइड के बीच में फील्ड कैसी हो गई है, यूनिफॉर्म। तो वो फील्ड यूनिफॉर्म हो गई है, उसके बीच में इस तरह से फील्ड रहती है, और कोई एक डायरेक्शन में रहेगी, या तो इसके इनसाइड जाएगी या आउटसाइड जाएगी। क्लियर। तो ये बना हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ इसमें आ रही है, इसका अंदाज़ा हमें पहले से है कि वेरिएशन किस टाइप की है। हमें पता है कि वो अंदर यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है पूरे में, ये बात हमको पहले से अंदाज़ा है। डायरेक्शन कैसे है, पैरेलल है, जैसे मैंने आपको कहा था, थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, तो मिल गया अब हमको। अब देखो सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन होगी कैसे।
तो इसको ही, इस रिंग को ही, जो इस हमारा सोलेनॉइड था, इसी को मैंने स्क्वायर शेप में बनाया। आप इमेजिन करके देखो कि अगर आप रेक्टेंगल बनाया, सॉरी दूर से देखोगे अगर आप उस स्प्रिंग को, वो अगर उसमें क्या होंगे, रिंग पास पास होने चाहिए तभी वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। जैसे मेरी फिंगर्स हैं, ये तो काफ़ी गैप हो गया इन रिंग्स के बीच में, यानी कि स्प्रिंग काफ़ी गैप वाला हो गया जो मैंने ड्रॉ किया है। तो उसको काफ़ी, जितना वो करीब आएंगे फील्ड उतनी यूनिफॉर्म होगी, उतना ही बढ़िया सोलेनॉइड बनता है। तो ऐसे करीब आ जाते हैं। तो वो जब चीज़ को आप दूर से देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, सामने वाले व्यू में क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो वो मैंने रेक्टेंगल के शेप में इसको बनाया है, जो हमारा सोलेनॉइड है, ठीक, उसको बनाया है। और अब इसमें जो रिंग होती है, इसमें से करंट फ्लो करता है। तो मैंने इसमें से ऐसा करंट दिया है जो नीचे से क्या करता है, एंटर, और पीछे से घूम के ऊपर आता है, फिर एंटर, फिर ऊपर आएगा, फिर एंटर, फिर ऊपर आएगा। तो यूं करंट इसमें चलता है, ऐसे ऐसे जो हेलिक्स बनता है वो यूं इधर से गया, इधर से आया। तो करंट को शो करने के लिए मैंने नीचे क्रॉस यूज़ किया, मतलब एक रिंग है ये क्रॉस, क्योंकि पूरा शो करूँगा तो एक थोड़ा मिक्सअप सा हो जाएगा, उसको थोड़ा सफाई से बनाने के लिए ऐसा डायग्राम इसका बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक रिंग है मेरे हाथ के जैसी, जिसमें से करंट यहाँ से तो जा रहा है और ऊपर से आ रहा है, तो पीछे से भी गई है, बोर्ड के पीछे भी गई है यूँ। फिर अगली वाली है जो यहाँ पे गई, यहाँ से अब बाहर आई, करंट का एंटर किया, फिर ऊपर से बाहर आई। तो ऐसे करके ये डॉट शो कर रहे हैं कि वो रिंग ऊपर से बाहर आ रही है और इसमें से अंदर जा रही है। इस टाइप का वो एक हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में हमको फील्ड पता करनी है, तो हमको एक लूप चाहिएगा, एम्पलीफायर लगाना है, तो क्योंकि यूनिफॉर्म तो है, वो सिमेट्री है उसमें। तो इसमें जो लूप हमने लिया है वो ऐसा लिया, रेक्टेंगुलर शेप का लूप लिया है। अब यही क्यों लिया इसके बारे में बताता हूँ। देखो हमको क्या चाहिए था, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, थीटा या तो 0 हो या 180 हो या फिर 90 हो, तो लूप मुझे क्लोज करना था। तो मैंने लूप का छोटा हिस्सा जो इसके अंदर लिया, ए बी पोर्शन, उसको ऐसा बनाया ताकि एंगल कितना आए, 180 आए फील्ड के साथ। क्योंकि फील्ड हमको पता है इस तरफ 180 या 0 आए, 0 लिया अभी, तो फील्ड हमारे को पता है इस तरफ जा रही है। तो अगर फील्ड इस तरफ जा रही है तो हमने ए बी कैसा लिया, फील्ड के अलोंग ही लिया, ताकि एंगल क्या बने, 0 बने, ठीक। दूसरा जो मैंने पोर्शन लिया, क्योंकि मुझको लूप को क्लोज तो करना ही है, तो मैंने इसको गोल घुमा के क्लोज नहीं किया, क्योंकि अगर आप गोल घुमा के क्लोज करोगे तो हर इसमें मान लो ये लेता लूप, अगर आपने हल्का सा यूँ लिया है तो फिर यहाँ पे एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारे लूप का कुछ डिफरेंट हो जाता और यहाँ पे डिफरेंट हो जाता, और वो डिफरेंट अगर हो जाता तो इंटीग्रेशन मुसीबत हो जाती। तो इसलिए हमने इसको एकदम से स्ट्रेट मोड़ा ऊपर की तरफ, ताकि एंगल एग्जैक्टली क्या हो जाए, 90। मतलब अगर आपने लूप को यूँ ड्रॉ करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन हो गई और इस तरफ हमारी लूप जाएगा, तो फील्ड लाइन कैसे होगी, 90 हो गई, ठीक है, 90 हो गया। ऐसे ही मैंने इधर भी क्या बनाया, 90 बनाया। अब इसको क्लोज करने के लिए बाहर एक चीज़ बचती है, तो सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या बढ़िया चीज़ रहेगी, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट जोड़ दें। तब इसी वजह से ये रेक्टेंगुलर बना है, नहीं तो इसको सर्कुलर भी बना सकते थे। अगर ये कंडीशन सिंपल अगर हम सोल्व कर पाते तो उससे बना लेते, पर लेकिन आसान होने के लिए किया हमने, ठीक। तो अभी हमको ये बात पता चली। अब हमें क्या करना है, इसके अराउंड, पूरे के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हुए सबको जोड़ देना है। तो मैंने इसको सेपरेटली पहले से लिखा है कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर ए बी पोर्शन, एक इसके लिए मैंने अलग लिखा है, ए बी पोर्शन के लिए बी डॉट डी एल करेंगे, प्लस फिर बी डॉट डी एल हम करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी पोर्शन के साथ, फिर करेंगे वही काम डी सी डी के साथ, फिर करेंगे वही काम डी ए के साथ। तो इन तीनों के साथ हम ये सब करने वाले हैं, चारों साथ एक सब करने वाले हैं, और फिर इन सबको जोड़ देंगे। तो एक एक करके सबको उठाते हैं। अगर आप ए बी पोर्शन की मैग्नेटिक इसको इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो पहले तो कॉस क्या आ गया, 0, क्योंकि बी डॉट डी एल को खोलोगे तो कॉस थीटा आएगा, थीटा क्या हो गया, 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, तो कॉस गया। दूसरी बात, ए बी रीजन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आपको पता है, हमने ली इस तरीके से थी, तो बी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसके बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। बी इंटीग्रेशन के बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, वो एल होता है, तो बी इंटू एल, तो ये स्वरूप की लेंथ कितनी होगी, एल की, समझे यहाँ तक। अब प्लस इसको करने के लिए हमने देखा कि थीटा हमने खुद बनाया जानबूझ के 90 था, जब हमने थीटा को बनाया ही 90 है तो कोस 90 आएगा, बनना ही उसने 0 है, तो पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने बनाई एंगल कितना, 90 है। ऐसे ही पहले डी देख लेते हैं, तो डी वाले में भी एंगल कितना, 90 है, तो ये वाला भी क्या हो गया, 0। क्यों 0 हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और इसमें भी क्या है, 90 डिग्री, सॉरी इसमें नहीं, इसमें 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए दोनों तो क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। क्लियर हो पॉइंट भाई। अब बचता हमारा बीच का पोर्शन, एक पोर्शन सी डी पोर्शन, कि सी डी पोर्शन की इंटीग्रेशन कैसे होगी। अगर आपको याद हो जिसका सोलेनॉइड का जो डायग्राम बनता था, और आपको याद हो कि वो बाहर मैग्नेट जैसा होता था, कि वो डायग्राम ऐसे होता था, यूँ आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूँ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे होती थी, और ऊपर थोड़ा सा ऐसे कर्व होती थी।
तो अगर आपको वो चीज़ याद हो तो आपको एक बात पता होगी कि ऊपर की तरफ यहाँ पे जब हम बात करते थे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते थे वो कम ड्रॉ करते थे, 1 या 2 लाइन वहाँ पे होती थी। लेकिन बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, अच्छी खासी होती थी। यानी बीच में जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो अच्छी खासी थी, लेकिन बाहर स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको बस कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये बुक में साफ साफ उन्होंने लिखा नहीं कि क्यों ऐसा माना गया है। बाहर की फील्ड कम है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, कम है वहाँ पे। अंदर की फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बाहर वाली फील्ड को मानूं वो कम है, लेकिन उसको मैं लेट कर लूँ अगर कि वो कुछ है, तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर वाली फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहले तो वो कम है, ऊपर से वो यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो उस चीज़ को हटाना ही मैं चाहता था कि वो चीज़ काम ही ना करे बस। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई हुई है, एक अजम्पशन लगाई हुई है। वो अजम्पशन ये मानती है कि बाहर की फील्ड ज़ीरो है। हमने ऐसा अज्यूम किया है कि बाहर की फील्ड ज़ीरो है, कि सोलेनॉइड के बाहर कोई फील्ड नहीं होती, ऐसा हमने एज्यूम किया है। असल में होती है, थोड़ी वीक फील्ड होती है। जितना वो अपने अंदर प्रोड्यूस करता है उससे बहुत कमज़ोर फील्ड वो बाहर प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम इस चीज़ को सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं, CD वाले को, क्योंकि हम इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। निकालेंगे तो हमारे लिए थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हो जाएगी। एक ही इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल हो जाएंगे। लेंथ तो थी ही, तीसरा वो हो गया, तो तीनों वेरिएबल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन सोल्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। तो ये चीज़ निकल नहीं रही थी, इसीलिए एज्यूम किया गया कि ये 0 है। कोई खास वो वैल्यू उसकी थी भी नहीं, तो ये क्या हो गया, 0। इसको लेट किया गया है 0, एज्यूम किया गया है 0। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। असल में इसके बाहर फील्ड होती है, वीक फील्ड होती है। तो ये हो गया 0। अब ये इतना बना तो ये हमारे नेट फ्लक्स के इक्वल था, और नेट फ्लक्स किसके इक्वल रखते हैं, तो मैंने अगले स्टेप में इसको नेट को जोड़ दिया तो सिर्फ BL ही बचता है। और किसके इक्वल होता है, नेट करंट जो एनक्लोज हुआ है मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट। तो म्यू नॉट को तो मैंने म्यू नॉट लिखा। अब देखो, एक लूप अगर होता तो उसी में से करंट आई था। इसने तो अपने अंदर बहुत सारे लूप समेट रखे हैं, जैसे ये सभी में से करंट बाहर आएगा, और हमारा जो लूप है वो ऐसा है, तो इसने क्या कर रखा अपने अंदर बहुत सारे करंट कैरिंग लूप समेट रखे हैं। तो हर एक लूप को हमें देखना पड़ेगा, इसलिए जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने माना कि इसने जो अपने अंदर इंक्लूड किए वो कैपिटल N नंबर ऑफ लूप्स रहे होंगे। तो क्या हो गया, म्यू नॉट टाइम्स N इंटू आई। निकालना क्या था, B, तो L को भेजा नीचे, और ये कैपिटल N अपॉन L क्या बन गया, N क्या थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अपॉन L क्या हो गया, टोटल लेंथ। तो एक तरीके से क्या बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n इंटू आई। इसमें स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसकी कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाएंगे, देखो 2 तरीके हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के। क्योंकि सोलेनॉइड का जो ओरिजिन हुआ उसको बनाया गया वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही बनाया गया। हम उसको छोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड तो बार मैग्नेट से या परमानेंट मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन जब बड़ी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं, और उसी का ये एप्लीकेशन है सोलेनॉइड। तो इसका पर्पज़ ही क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो कैसे कर सकते हैं हम, म्यू नॉट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कंट्रोल करते हैं करंट को। एक और फैक्टर आता है खैर बाद में, उसको भी देखेंगे, मैग्नेटिज्म मैटर में आएगा। करंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर करंट भी ना बढ़ाना चाहें तो क्या दूसरा क्या तरीका है कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि पंखे के अंदर जब भी आपने कभी देखा उसको बनाया कैसे जाता है, तो उसमें पतली पतली तारें लेकर के बार बार वूंड की जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा क्यों किया जा रहा है, पतली तारें क्यों ले जा रही हैं, अगर हम पतली तारों को यूज़ करेंगे तो एक फिक्स लेंथ के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आ पाएंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आने से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और उनको एक के ऊपर एक भी ऐसे लपेटा इसलिए जाता है ताकि अंदर की फील्ड स्ट्रेंथ उसकी बढ़ सके। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमको बढ़ाने होते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। ये फॉर्मूला बहुत काम का, आपके बहुत काम आएगा क्वेश्चन, इस पर मेरे को मिलना ही मिलना है भाई। तो ये था हमारा सोलेनॉइड की वजह से कैसे वैल्यू निकलती है। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसे करते हैं, वो है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है इसको देखते हैं। तो टोरॉइड जो हमारा होता है, टोरॉइड सोलेनॉइड की दोनों एंड को किनारों को आप मोड़ दो। जैसे आपने रिफिल में जो स्प्रिंग डलता है वो देखा होगा, पैनिक में जो स्प्रिंग डलता है नाजुक सा होता है, उसको देखा होगा अगर आपने। तो अगर हम उसमें को ऐसे पकड़ के मोड़ देंगे तो वो चीज़ जो बन जाती है उसे बोलते हैं हम टोरॉइड। स्प्रिंग सीधा होता है, उस स्प्रिंग को आपने ये पकड़ के मोड़ दिया, बेंड कर दिया, मतलब उसके ऐसे लूप तो उसमें है ही, अब उन लूप को घुमाया और यूँ टर्न करा दिया तो बन गया हमारा वो टोरॉइड। ठीक है, तो ये स्प्रिंग के टर्न्स हैं, इनको घुमा घुमा के वापस एक कनेक्शन दे दिया तो बनते हैं हमारे टोरॉइड बन जाता है, इसको टोरॉइड बोलते हैं। टोरॉइड का अपना एक इफेक्ट होता है, ये एक अलग तरह के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम आता है। जैसे इसका तरीका होता है कि एक स्ट्रेट लेंथ में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो,
स्ट्रेट लाइन में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो तो ये प्रोड्यूस करता है। कहीं पे सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी तो टॉरॉइड प्रोड्यूस करता है। चीज़ दोनों एक जैसी हैं। अब पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करता है टॉरॉइड। सोलेनोइड की पता कर ली, अब टॉरॉइड की मालूम करते हैं टॉरॉइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखो टॉरॉइड के 3 रीजन में बांटता है टॉरॉइड पूरे स्पेस को। जहाँ पर भी आप टॉरॉइड को लगाओगे तो वो अपने स्पेस के 3 हिस्से कर देगा। पहला हिस्सा क्या हुआ, उसके अंदर कि टॉरॉइड का जो अंदर वाला हमारा जैसे लूप था, यूँ ऐसे लूप है, तो इसके अंदर वाले लूप के भी अंदर वाला पॉइंट है स्पेस। एक तो ये हो गई। एक टॉरॉइड के बीच वाला स्पेस, ये बीच वाला स्पेस वही वाला स्पेस है जो इसके बीच में था, क्योंकि इसको हमने ऐसे यूँ पकड़ करके यूँ मोड़ दिया है, ऐसे गोल बना दिया है, ऐसे यूँ किया गया। तो ये वही वाला पार्ट हुआ जो इसके बीच में स्पेसिंग था, ये वही वाला स्पेसिंग है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी तो इसके बीच में फील्ड लाइन्स कैसे होंगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इसका हमको पहले से एक अंदाज़ा है कि अपने अंदर फील्ड रेड इस तरीके से प्रोड्यूस कर, सर्कुलर पोर्शन में प्रोड्यूस करता है, सर्कुलर डायरेक्शन में इससे फील्ड आती है। इसका आइडिया हमको पहले से, क्योंकि सोलेनोइड से बना है और सोलेनोइड अंदर फील्ड यूनिफॉर्म बनाता है और स्ट्रेट बनाता है, तो हमने उस तरीके से इसका आइडिया लगाया कि ऐसी बनेगी। एक रीजन हुआ बीच में बी वाला रीजन और एक हुआ इसके बाहर सी वाला रीजन। तो हमको तीनों रीजन में फील्ड प्रोड्यूस करनी है और फिर से हम क्या करेंगे, अपना एक लूप लेंगे एम्पेयर सर्किट वाला और उसके क्रॉस बी डॉट डी एल कंडीशन करेंगे। तो मैं केस पहला लेता हूं कि अगर मैं मुझे कहीं कहे कि ए पे फील्ड बताओ, यानी टॉरॉइड के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस में कोई मुझसे पूछे कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बी डॉट डी एल कंडीशन करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो किसके बराबर आना चाहिए, वो म्यू टाइम्स एन इंटू आई के, म्यू टाइम्स इंटू करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इस जो मैंने लूप लिया है यहाँ पे अंदर, इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं जा रहा ना, इसने अपने अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं करवाया। जिस पॉइंट में मुझे चाहिए था वहाँ से पास करता हुआ मैंने लूप बनाया। जैसे हम वहाँ पे एरिया बनाते थे वैसे यहाँ पे लूप बना रहे, तो मैंने एक लूप लिया, सर्कुलर लूप, जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए ए वाले पॉइंट पे। इस लूप ने कोई करंट ही इनक्लोज नहीं किया, क्योंकि करंट तो सारा यहाँ पे है, इन तारों में से करंट जा रहा है। तो ये डार्क तारे, जो ये तार मैं थोड़ा एक बार और डार्क कर देता हूँ, तो इन वायर में से करंट जा रहा है, सिर्फ इन्हीं वायर में से करंट है, बाकी सब तो ऐसे पेन से लाइनें खींची गई हैं। असल में वहाँ पे चीज़ भी वही एग्जिस्ट करती है, बाकी सब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ पेन से मैंने बनाई है चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए। तो यही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई तार है ही नहीं, कोई करंट ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, जीरो। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या आई, जीरो। अगर राइट हैंड साइड जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो होनी चाहिए। अब लेंथ तो है, एल तो है ना इसका, तो एल तो है, तो इसका मतलब बी को ही जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि बी, इसलिए बी क्या होती है, जीरो। तो किसी टॉरॉइड के अंदर फील्ड होती ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मानी थी इसके बाहर फील्ड जीरो है, लेकिन टॉरॉइड के अंदर होती ही नहीं, वो होती ही जीरो है, क्योंकि यहाँ पे लेट नहीं क्या एग्जैक्टली जीरो है। ऐसी बात करते हैं केस 2, यानी कोई काम हमको बाहर यहाँ फील्ड बताओ। तो अगर आप यहाँ फील्ड बताओगे तो वो मैं थोड़ा सा और इसको कर रहा हूँ, रब करके करता हूँ यहाँ पे, ठीक। दोबारा से बना रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास टॉरॉइड है, ऐसा टॉरॉइड है, ऐसे करके हमने इसको यूँ गोल गोल घुमा के बना दिया, ठीक है, टॉरॉइड हो गया। हमसे किसने कहा यहाँ फील्ड बताओ, तो हम इसके अराउंड क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करेंगे, ठीक। और हम क्या करेंगे, फिर से बी डॉट डी एल कंडीशन, तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। इसकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, बस सीधी तार हमने खींच रखी है, वही हो जाएगी। तो बी डॉट डी एल हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। पता करनी, अच्छा जीरो क्यों हुआ उसको बताता हूँ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, करंट एक जगह से आ रहा होगा, मान लो मैं डॉट मान लेता हूँ, एक जगह से अंदर जा रहा होगा, एक जगह से आ रहा होगा, एक जगह से जा रहा होगा, एक जगह से आ रहा होगा, एक जगह से जा रहा होगा। तो इसने क्या किया है, इस वाले लूप ने सारा करंट एनक्लोज कर लिया है, जो आ रहा है वो भी, जो जा रहा है वो भी। तो नेट करंट कितना हुआ, जीरो। क्योंकि अगर हम एक को पॉजिटिव माने, करंट की ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, तो ये नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो इस बाहर वाले लूप ने क्या किया, सारा ही एनक्लोज कर लिया, बाहर आने वाला करंट भी और अंदर जाने वाला करंट भी। इसीलिए इसमें नेट करंट क्या बना, जीरो, क्योंकि इसने अंदर बाहर और द्वारा दोनों करंट इनक्लोज कर लिए हैं। तो वहाँ से इसकी वैल्यू बनी जीरो, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, जीरो। तो किसी टॉरॉइड के बाहर भी फील्ड, टॉरॉइड के बाहर भी फील्ड नहीं होती, अंदर भी नहीं होती, बाहर भी नहीं होती। ना तो इस रीजन में फील्ड है टॉरॉइड के, ना इस रीजन में फील्ड है टॉरॉइड के, सिर्फ इस रीजन में होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो यहाँ पर मैंने अब एक लूप खींचा, ये वाला लूप मैंने खींचा, और मुझे पता है कि जो मेरा लूप है वो वही फील्ड है, जिधर जैसे लूप मैंने इमेजिन किया है वैसी डायरेक्शन में वहाँ पे क्या है, फील्ड है। तो जब वो दोनों सेम तरफ से हैं तो उनका एक तो, और ऊपर से कांस्टेंट भी है, बी यूनिफॉर्म भी है, तो बी यूनिफॉर्म भी हुई और थीटा कितना हुआ, जीरो। तो थीटा जीरो हुआ। अगर उसके लिए मैं इसमें सोल्व करता हूँ इसको, अगर उसके लिए इसकी वैल्यू को आगे फर्दर सोल्व किया जाए, मतलब केस 3 के लिए, तो बी डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, बी आ गया बाहर, थीटा जीरो हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना इनक्लोज किया। तो मान लेता हूँ कि मैं सारे n नंबर ऑफ टर्न्स होगी। देखो अगर आप लूप यहाँ पे बीच में से बनाओगे तो अब उसने अपने अंदर सिर्फ एक ही साइड इनक्लोज की है,
क्रॉस क्रॉस वाली, तो या तो वो सारा पॉजिटिव है या वो सारा नेगेटिव है। जो बाहर वाला लूप है उसने सारे किए, उसने पॉजिटिव भी किया और नेगेटिव भी, दोनों ने क्लोज किए, इसलिए उसके तो कट गए, इसके नहीं कटे, इसके सिर्फ एक वाले हैं, या तो क्रॉस वाले हैं या डॉट वाले हैं। मतलब करंट अगर रिवर्स रहेगा तो फिर सारे डॉट वाले होंगे, और अगर जैसा चल रहा है वैसा रहेगा तो फिर क्रॉस वाले रहेंगे। तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं कैपिटल N और इंटू आई, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। डीएल कितना होता है 2πr, तो ये कितना बना b इक्वल टू 2πr। आर मैंने वो रेडियस लिया, इसका मीन रेडियस, जो बीच में कहीं भी बात हो रही है मीन रेडियस की, ये म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई बन जाएगा। तो हमारा b की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई अपॉन 2πr। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और ये टोटल लेंथ, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है टर्न्स भी, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ, इससे फिर से फॉर्मूला क्या निकल के आया, म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई, ये बना b। देखो दोनों में, टॉरॉइड में और सोलेनॉइड में फील्ड की वैल्यू आती सेम है, वही तो फील्ड है, वो बस घूम गई ना, हमने उसको क्या किया, यूँ टर्न कर दिया, इसको टर्न कर दिया, तो फील्ड तो वही थी, तो घूम गई, इसलिए रहेगी तो वैल्यू सेम ही। तो फील्ड तो सेम है, बस निकालने का तरीका डिफरेंट है। क्या तरीका है कि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को हम टोटल लेंथ से इससे डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट लेंथ से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करते हैं। तो कुछ केस में आपके पास जब निकल करने जाओगे आप, एनसीईआरटी में भी है, दो रेडियस दिए रहेंगे, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो थोड़ा ध्यान सोचा जाए, अगर मैंने लूप लिया, मैं मेरे से कोई पूछ ले भाई पॉइंट आपका यहाँ पे था तो मैंने ये लूप ले लिया, कोई मुझसे पूछे भाई पॉइंट यहाँ पे आपका, यहाँ फील्ड पता करो, तो मुझे लूप क्या लेना पड़ेगा, इसमें से पास करता हो। तो आप समझ सकते हो कि ये जो लूप मैं अब ले रहा हूँ ये थोड़ा छोटा नहीं हो गया, सर्कमफ्रेंस थोड़ा छोटा हो जाएगा इसका। अगर सर्कमफ्रेंस थोड़ा छोटा हो गया इसका तो ये फैला फैक्टर थोड़ा बढ़ जाएगा, कि नंबर टर्न्स तो उतने ही एनक्लोज के, सारे एनक्लोज किए इसने, लेकिन रेडियस क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो इसीलिए एक्चुअली जो टॉरॉइड होता है उसके अंदर वाले हिस्से पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और बाहर ऐसी फील्ड घटती जाती है। सोलेनोइड में नहीं होता, सोलेनोइड के अंदर क्या है, सारी फील्ड यूनिफॉर्म है, आप ऊपर नीचे बीच में कहीं भी देखोगे पूरी यूनिफॉर्मिटी है उसके अंदर। लेकिन टॉरॉइड में ऐसा नहीं है, टॉरॉइड में जो पोर्शन अंदर के करीब आया है उसमें फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ फील्ड थोड़ी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे ऐसे वीक होती जाती है, और किनारों पे फील्ड थोड़ी कम है सेंटर वाले से, तो वहाँ पे फील्ड एग्जैक्टली सेम नहीं होती, एग्जैक्ट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बस उसको हमने लेट किया कि वो यूनिफॉर्म होगी, थोड़ा वेरिएशन है तो इग्नोर किया है। कई बार क्वेश्चन अगर इस चीज़ पे आ गया तो फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई वो चीज़ फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती टॉरॉइड के अंदर, वो रेडियली घटती जाती है, इससे बाहर जाओगे आप तो घटती जाती है, हाँ, लेकिन बाहर फील्ड इसके होती ही नहीं, वो जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो कई बार आपको बुक में दो रेडियस दिए रहेंगे, इनर रेडियस भी और आउटर रेडियस भी, तो उस केस में मीन वैल्यू पता कर लेते हैं, मीन रेडियस लेकर के निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉरॉइड, सोलेनॉइड और एम्पेयर साइकिल। इसकी एक एप्लीकेशन बची है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ।